स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो ये मैं क्लास 12 का वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। प्रोडक्शन चैप्टर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे थे। और कुछ स्टार्टिंग हम लोग स्टार्ट किए थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसी टॉपिक हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़े थे, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों का वेरिएबल फैक्टर लेबर था। एल से डिनोट हो रहा है लेबर, ओके। और हम लोग का फिक्स फैक्टर कैपिटल था, के से डिनोट हो रहा है कैपिटल, ओके। तो यहाँ पर क्या था, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म था, तो यहाँ शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या सीखे थे कि कुछ फिक्स फैक्टर होता है, कुछ वेरिएबल फैक्टर होता है। तो जैसे कि क्या है कि कम टाइम में हम लोग कुछ ऐसा चीज़ होता है जो जिसको टाइम लगता है, जैसे मशीन्स हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है फॉरेन कंट्री से, तो इस पर टाइम लगता है इंपोर्ट करने में। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मशीन्स हम लोग बढ़ा नहीं सकते, नंबर ऑफ मशीन्स वी कैन नॉट इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मशीन्स नहीं बढ़ा सकते, मशीन जितने मेरे पास है उतना ही रहेगा। इस वजह से मशीन जो है फिक्स फैक्टर है। सपोज हम लोग के पास कितना मशीन है, हम लोग के पास फिक्स फैक्टर जो है 4 मशीन से बढ़ा नहीं सकते। अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ मशीन्स तो नहीं बढ़ा सकते। और लेबर हम लोग का वेरिएबल फैक्टर है, ये अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्या होगा, मशीन 4 है लेकिन जैसे ज़्यादा लेबर बढ़ाएंगे तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में भी, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये एल मतलब हो रहा है लेबर, पी मतलब हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, एपी मतलब हो रहा है एवरेज प्रोडक्ट, और एमपी मतलब हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं अगर यहाँ पर से, जैसे कि हम लोग लेबर्स बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मशीन सब लोग के पास वही 4 है, वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि अगर एक लेबर आया, 2 3 4, जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्शन मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्शन हुआ, लेबर्स बढ़ा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले भी बात किए थे। अब जो है एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक लेबर कितना आपको प्रोडक्शन दे रहा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर 2 लेबर हमको 220 टोटल प्रोडक्शन दे रहा है, तो एक लेबर कितना देगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 220 डिवाइड बाई 2, 110, मतलब एक लेबर 110 दे रहा है। और 3 लेबर अगर आपको 360 दे रहा है तो एक लेबर कितना दे रहा है, 360 डिवाइड बाई 3 कर दिए 120। इस तरह से एवरेज प्रोडक्ट हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह से एवरेज प्रोडक्ट निकलता है, एक लेबर आपको कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़े थे कि एक एक्स्ट्रा लेबर अगर हम बढ़ाते हैं तो मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका एक लेबर यहाँ पर है और टोटल प्रोडक्शन 100 है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेबर आया तो टोटल प्रोडक्शन आपका कितना बढ़ा, 100 से 220 हुआ, तो कितना बढ़ा है, 120 मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट सेकंड लेबर का 120 है। उसी तरह से फिर एक एक्स्ट्रा लेबर आप बढ़ाएं तो टोटल प्रोडक्ट आपका 220 से 360 हो गया है, तो कितना बढ़ा है, 140 बढ़ा है। माइनस करके देख सकते हैं, 360 माइनस 220 यानी कि 140। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड लेबर का 140 है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखिएगा कि टोटल प्रोडक्ट 880 था, अभी भी 880 है, बढ़ा नहीं है। तो आप 880 माइनस 880 किए तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ा है, 0 बढ़ा, नहीं बढ़ा है। उसके बाद यहाँ अगर आप देखते हैं तो 880 से टोटल प्रोडक्ट 830 हो गया, यानी कि घट गया। तो अगर माइनस करते हैं 830 माइनस 880 तो ये -50 आएगा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम लोग टोटल प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकाले हैं। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़े थे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जैसे हम अपना वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर, ठीक है, जैसे हम अपना वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं, लेबर्स बढ़ाते हैं अपना फिक्स फैक्टर के ऊपर। हम लोग का फिक्स फैक्टर 4 मशीन है, तो 4 मशीन हम लोग का फिक्स्ड है। जैसे हम लोग लेबर बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट ज़्यादा रेट पे बढ़ता है। उसका वजह भी हम बताए थे कि उसका वजह ये था, इस वजह से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, क्योंकि जब 4 मशीन आपका फिक्स्ड है और लेबर एक भी नहीं है, 0, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाइएगा तो आपका मशीन ज़्यादा अच्छा से यूटिलाइज होगा, ज़्यादा अच्छा से इस्तेमाल होगा। इस वजह से टोटल प्रोडक्ट जो है ज़्यादा रेट पे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन ये तब तक होगा जब तक आपका मशीन यूटिलाइज हो रहा है। अगर 4 का 4 मशीन अच्छे से यूटिलाइज हो चुका, उसके बाद अगर आप लेबर बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन थोड़ा कम रेट पे बढ़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। तो वही यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे अगर आप ये लेबर बढ़ाते हैं मशीन्स के ऊपर तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे पहले बढ़ता है और बाद में डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है जैसे हम लेबर बढ़ाते हैं मशीन के ऊपर तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद कम रेट पे बढ़ेगा। और वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए पहले जब एक भी लेबर नहीं था, जीरो, तो टोटल प्रोडक्शन ऑब्वियसली जीरो था, प्रोडक्शन नहीं हुआ। और जैसे अब जीरो से एक लेबर किए तो टोटल प्रोडक्ट आपका जीरो से 100 हुआ, यानी कि कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जितना बढ़ता है। उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा लेबर आप बढ़ाएं तो टोटल प्रोडक्ट आपका 120 बढ़ा, पहले 100 बढ़ा था, अब 120 बढ़ा। फिर उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाते हैं तो आपका कितना बढ़ा, 220 से 360 बढ़ के 140 बढ़ा। फिर 360 से 520 मतलब 160 बढ़ा। तो यहाँ पर बेसिकली हो रहा है क्या है कि टोटल प्रोडक्ट ज़्यादा रेट पे बढ़ रहा है, हर एक नेक्स्ट टाइम में पहले जितना बढ़ा था नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ तक जो है आप देख सकते हैं कि 160 बढ़ा था, अब आप एक एक्स्ट्रा और लेबर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 520 से 650 हुआ, यानी कि 130 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, फिर 90 बढ़ा, फिर 40 बढ़ा। तो अब देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्ट, लेकिन कम रेट पे बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि टोटल प्रोडक्ट ज़्यादा रेट पे इंक्रीजिंग रेट पे बढ़े, लेकिन बाद में एक वक्त आएगा कि टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्रीजिंग रेट पे, कम रेट पे बढ़ेगा। और यही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो हम लोग कुछ नया जो करने वाले हैं वो इसका डायग्राम करने वाले हैं कि टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट का ये डायग्राम यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इस केस में सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहे हैं आप लोग को, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको पता है कि जैसे लेबर बढ़ रहा है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखे लेबर और यहाँ लिखे टोटल प्रोडक्ट, तो लेबर बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्ट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है कि लेबर बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है, आप लोगों को पता है जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसा ऊपर जाता है। लेकिन ये अपवर्ड स्लोपिंग हम तीन तरह से बना सकते हैं, एक ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा हो गया और तीसरा ऐसा हो गया। तो तीनों ऊपर जा रहे हैं, कोई नहीं कह सकता कि कोई भी कर्व नीचे जा रहा है, तीनों जो है ऊपर जा रहे हैं, तीनों अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन तीनों का शेप अलग अलग है। तो ये कब शेप होगा, जब अगर मेरा कोई चीज इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, और ये अगर इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, तब ऐसा शेप होगा। और अगर कोई इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे तो ऐसा शेप होगा। जैसे कि कांस्टेंट रेट का एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहाँ टोटल प्रोडक्ट मेरा क्या हो रहा था, पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, लेकिन कांस्टेंट रेट का एग्जांपल अगर हम आपको दें, जैसे कि अगर टोटल प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता है 100, 200, 300, 400, तो क्या हो रहा है, एक ही रेट पे बढ़ रहा है, 100, 200, 300, 100 करके बढ़ रहा है। तो ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ना हो गया। लेकिन हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा था कि ज्यादा रेट पे बढ़ रहा था, 100 बढ़ा, फिर 120, फिर 140, तो इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना। तो उसका शेप कैसा होगा, टोटल प्रोडक्ट अगर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो ऐसा शेप होगा। और अगर कम रेट पे, जैसे बाद में क्या हो रहा था, कम रेट पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, यहाँ पर 130 बढ़ा, फिर 100 बढ़ा, फिर 90, 40, तो ये कम रेट पे बढ़ना हो गया, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना हो गया, ठीक है। तो तीन तरह का शेप हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम बनाएं, यहाँ पर हम लिखे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे हम लिखे हैं टोटल प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं इसका, तो हम लोग को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, और ये शेड्यूल में हम लोग क्या देखे हैं कि टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है और बाद में डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। तो पहले इंक्रीजिंग रेट का शेप कैसा है, ये ऐसा शेप है। तो हम लोग बनाते हैं टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, तो ऐसा शेप हो गया। फिर बाद में क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, यानी कि ऐसा होगा शेप। तो बाद में फिर शेप ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, जिस पॉइंट को हम m बोल दिए, एक अल्फाबेट दे दिए डिनोट करने के लिए, ये पॉइंट m है। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा और यहाँ तक पॉइंट्स को भी पॉइंट देते रहे डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है बढ़ा ही है, अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ है, अगर 9 के बाद लेबर 10वां लेबर से आप देखिएगा तो लेबर अगर बढ़ा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट घट जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट फॉल कर गया। तो उसके बाद यानी कि क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट फॉल कर जाएगा। ये हुआ मेरा टोटल प्रोडक्ट का शेप। पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, उसके बाद फॉल कर जाता है, घट जाता है, बढ़ता नहीं है। यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, मतलब 880 मेरा मैक्सिमम
उसके बाद घटना स्टार्ट हो गया, तो अब टोटल प्रोडक्ट घट जाएगा। ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये मेरा टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम हो गया। अब हमको बनाना है नेक्स्ट डायग्राम, इसको हम लिख दे रहे हैं फिगर 1 और इसको लिख दे रहे हैं फिगर 2। तो अब हम इसको कनेक्ट करके सेकेंड डायग्राम बनाना है हमको, और यहाँ पर मेरा एपी और एपी है, मतलब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। तो ये दोनों डायग्राम का कनेक्शन है, साथ में बनाना पड़ेगा, इसी ऊपर और नीचे करके इस तरह से। तो ये जो दो पॉइंट है, पॉइंट एम और पॉइंट बी, आपको क्या करना होगा, इससे एक लाइन जोड़ दी एम से और एक टी से, और इसको ऐसे हम डिनोट कर दे रहे हैं L1 और यहाँ पर इसको L2, यहाँ पर भी L1 L2। तो ये जो डिवीजन हुआ है, ये 3 स्टेज का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये मेरा स्टेज 1 है, पहला स्टेज, फिर ये स्टेज 2 है, फिर ये स्टेज 3। कैसे डिवीजन है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि स्टार्टिंग में पहला स्टेज में टोटल प्रोडक्ट ज्यादा रेट पे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, ठीक है। तो ये स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, जहां पर रिटर्न हमको ज्यादा मिलता है, टोटल प्रोडक्शन एकदम स्पीड में बढ़ रहा है, ठीक है। और स्टेज 2 इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जहां पर हमको कम रिटर्न मिलता है, बढ़ता है मेरा प्रोडक्शन लेकिन कम रेट पे बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। और लास्ट जो है स्टेज 3, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, जहां पर हम लोग का टोटल प्रोडक्ट घट जाता है, यहाँ पर बढ़ तो नहीं रहा है बल्कि ज्यादा लेबर बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन फॉल कर जा रहा है, घट जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो ये 3 स्टेज पे ये डिवाइडेड है। अब जो है हम लोग टोटल प्रोडक्ट को इस तरह से डिवाइड कर दिए, जब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो इसलिए ये मेरा स्टेज 1 हो गया, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और उसके बाद फिर पॉइंट एम से टी तक टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो इसलिए ये मेरा स्टेज 2 हो गया। और स्टेज 3 में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट घट जाता है, तो टोटल प्रोडक्ट घटना स्टार्ट हो गया, मतलब स्टेज 3 स्टार्ट हो गया। ये 3 स्टेज पे इसका डिवीजन हो गया। अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं फिगर 2। अब फिगर 2 बनाते हैं, तो फिगर 2 में जो सबसे पहला चीज हम लोग बनाएंगे वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व कैसा होगा, पहले आप देखिए, आप लोग को पता है कि शेप कैसा होना चाहिए। पहले क्या, लेबर बढ़ने से मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद घट रहा है। तो पहले इंक्रीज करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट, क्लियरली दे सकते हैं, पहले इंक्रीज कर रहा है उसके बाद घट रहा है। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा फिर घटेगा। तो अगर वैसे ही अगर हम लोग बनाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ा है, उसके बाद फिर घटेगा। ये मेरा हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व हो गया, पहले बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखना होगा, जो पहले भी आप लोग पढ़े थे, जो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन है, ये क्या होता है, जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, और उसके बाद यहाँ पर से टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट घट जा रहा है। तो यही चीज को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा कि टोटल प्रोडक्ट कहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है, ये पॉइंट एम तक बढ़ा है, स्टेज 1 तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है। तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, ये जो डिवाइड कर दिया हम स्टेज 1, ये पॉइंट एम का लाइन है स्टेज 1, तो टोटल प्रोडक्ट जब यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहीं तक बढ़ेगा, क्योंकि जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टार्ट होता है, मतलब स्टेज 2 पे जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टार्ट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, फॉल करता है। जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप देख सकते हैं जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करना स्टार्ट हुआ, मतलब ये लाइन, ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व जैसे इस लाइन को टच किया है फौरन फॉल करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम यहाँ पर है, तो उसके लाइन पे मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पर 0 हुआ है, एग्जैक्टली यहीं पर 0 हुआ है, क्योंकि एक्स एक्सिस के जब ऊपर है तो यहाँ पर सब मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, और ये एक्स एक्सिस को टच किया है, यही तो ओरिजिन है, यही तो 0 हो गया। टोटल प्रोडक्ट यहाँ मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ 0, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्या होता है, जब टोटल प्रोडक्ट घट जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट कहाँ घटना स्टार्ट हुआ, स्टेज 3 में, यहाँ से स्टार्ट हुआ घटना, टोटल प्रोडक्ट यहाँ से घट रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेज 3 जैसे आया, ये स्टेज 3 हो गया, ये स्टेज 3 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमको मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हमको समझ में आया। अब हम लोग को बनाना है लास्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट एपी, ये लास्ट चीज है। तो एवरेज प्रोडक्ट अगर हमको बनाना है तो एवरेज प्रोडक्ट का शेप कैसे होगा, देखिए
एवरेज प्रोडक्ट भी वैसे ही पहले इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी शेप ऐसे ही होगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एवरेज प्रोडक्ट आपको ऐसा बनाना है। एवरेज प्रोडक्ट ऊपर से नहीं जाएगा बल्कि नीचे से, यहाँ से मार्जिन प्रोडक्ट का नीचे से बनेगा। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे इसको टच करेगा, एवरेज प्रोडक्ट जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट को टच किया वैसे ही फॉल करना स्टार्ट करेगा। कैसे बनाया, एवरेज प्रोडक्ट जैसे इसको टच किया वैसे ही फॉल करना स्टार्ट हुआ। आपको पता है ये भी उल्टा यू शेप बनेगा, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, लेकिन ये याद रखिए जैसे वो मार्जिनल प्रोडक्ट को टच करेगा वैसे ही घटना स्टार्ट होगा। और ऐसा शेप क्यों है, आप लोगों को जो लास्ट टाइम में रिलेशन आप लोग पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या रिलेशन था हम याद दिला रहे हैं, 3 पॉइंट था उसमें। पहला पॉइंट में बता रहा है कि when MP is greater than AP, स्टार्टिंग में क्या होता है, MP ग्रेटर होता है AP से। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं MP आपका ग्रेटर है AP से, 120 है और ये 110 है। यहाँ पर भी MP ग्रेटर है AP से, 140 है और ये 120 है। यहाँ पर भी MP ग्रेटर है AP से। तो 4 नंबर तक क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्ट से। तो जब तक MP ग्रेटर होता है AP से तब तक AP राइज करता है, AP इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद देखिए AP और इंक्रीज नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट हो गया, उसके बाद घट रहा है। तो AP तब तक इंक्रीज करता है जब तक MP ग्रेटर होता है AP से। तो जब तक MP ग्रेटर है AP से, मतलब यहाँ तक 4 नंबर तक MP ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल हो गया। तो MP ग्रेटर है AP से तो AP राइज कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए स्टार्टिंग में MP का कर्व ऊपर है और AP का कर्व नीचे है। तो जब तक MP का कर्व ऊपर होगा, MP विल बी ग्रेटर देन AP, MP ऊपर है AP नीचे है, तब तक AP राइज करेगा, AP तब तक राइज करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग, जब MP इक्वल टू AP हो जाएगा, मतलब 5th पॉइंट पे MP और AP इक्वल हो गया, तो वहां पर AP मैक्सिमम होता है। AP देखिए 130 सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद तो घटना स्टार्ट हो गया। तो जब MP इक्वल टू AP होता है तो AP वहां मैक्सिमम होता है। यहाँ पर भी आप वही देख सकते हैं, MP और AP कहाँ इक्वल होगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दोनों का। तो MP और AP कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर AP मेरा मैक्सिमम है, देखिए मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद तो घटना स्टार्ट हो गया। और थर्ड पॉइंट में क्या है, 6th लेवल से जब MP लेस हो जाएगा AP से तो AP फॉल करना स्टार्ट करेगा। अब तक AP फॉल नहीं कर रहा था, जब MP लेस हो गया AP से तब AP फॉल करना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए अब तक MP का कर्व ऊपर था AP से, और यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉइंट के बाद MP नीचे चला गया, AP ऊपर है। When MP is less than AP तब AP फॉल करना स्टार्ट किया। इतना देर से AP फॉल नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, MP जैसे लेस हुआ AP से, अब AP फॉल करना स्टार्ट हुआ। तो ये ओवरऑल डायग्राम हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है जब नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इसको लिखा देंगे। 3 स्टेज का एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग स्टेज में टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे। ओके तो अब जो है हम लोग क्योंकि शॉर्ट रन कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग का लास्ट टॉपिक था शॉर्ट रन में, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग रन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। ओके तो लॉन्ग रन में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब ज़्यादा टाइम मिलता है तो कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि अगर हमको बाहर से मशीन इंपोर्ट करना है, क्योंकि लॉन्ग रन है, लॉन्ग टाइम है, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं मशीन। मेरे पास 4 मशीन है तो 4 की जगह 5, 6, 7, 8 जितना चाहे मशीन खरीद सकते हैं। तो कोई भी फैक्टर, कोई भी इनपुट फिक्स्ड नहीं होता, हम बढ़ा नहीं सकते। सब फैक्टर को, हर एक इनपुट को हम बढ़ा सकते हैं, मशीन्स को बढ़ा सकते हैं, नया प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, नया फैक्ट्री बिल्डिंग हम खरीद सकते हैं, क्योंकि टाइम हमको ज़्यादा मिल रहा है। तो लॉन्ग रन में हर एक इनपुट को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, लेबर और कैपिटल। 2 एग्जाम्पल हम दिए थे, हम लोग के पास लेबर है और कैपिटल हम लोग का मशीन्स था। तो यहाँ पर लेबर और मशीन्स दोनों हम लोग बढ़ा सकते हैं, कोई भी फैक्टर मेरा फिक्स नहीं है, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, सब बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या हम लोग पढ़े थे कि मतलब कि 4 मशीन हम लोग का फिक्स्ड है और लेबर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट हम लोग का किस तरह से बढ़ रहा है, टोटल पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल आप लोग देखे थे कि टोटल आउटपुट आपका जो है किस तरह से बढ़ रहा है, वो आप लोग देखे थे। तो वहाँ पर जो टर्म यूज़ होता है उसको हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं शॉर्ट रन में। कैसे आउटपुट चेंज हो रहा है, कैसे आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उसको हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप यहाँ पर क्या है, हर एक इनपुट आप बढ़ा सकते हैं।
अगर आप अपना इनपुट, जितना इनपुट है सब बढ़ा रहे हैं और आउटपुट किस तरह से बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर टर्म रिटर्न्स टू फैक्टर इस्तेमाल नहीं होता है, रिटर्न्स टू स्केल इस्तेमाल होता है लॉन्ग रन में। क्योंकि आप लोग सुने होंगे ये वर्ड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कब होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 4 मशीन पहले था, 10 लेबर था, ठीक है। अगर हमको ये मेरा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हम 4 मशीन से 8 मशीन कर लिए, 10 लेबर से 20 लेबर कर दिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम इनपुट बढ़ा दिए ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले मेरा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, कम प्रोडक्शन था, कम इनपुट था, कम रॉ मटेरियल, कम मशीन, सब कुछ कम था। अभी क्या है, हर चीज़ बढ़ा दी हम, मशीन, लेबर, प्लांट, फैक्ट्री बिल्डिंग, सब कुछ हम बढ़ा दिए। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग रन में हम हर एक फैक्टर बढ़ाते हैं, और जब हम हर एक फैक्टर को बढ़ाते हैं, हर एक चीज़ को बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हम जा रहे हैं। और वहाँ पर सब हर एक मतलब कि मशीन्स और रॉ मटेरियल हर चीज़ बढ़ाने की वजह से आउटपुट किस तरह से बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि रिटर्न्स टू स्केल। ये टर्म का नाम है रिटर्न्स टू स्केल। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिटर्न्स टू स्केल 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो एक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और लास्ट है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या हो रहा है, अगर सपोज हम इनपुट 100% बढ़ाते हैं और उसके वजह से आउटपुट 120% बढ़ता है, तो इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा है। इनपुट हम 100% बढ़ाएं लेकिन आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ा, तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, जैसे कि मेरे पास एक मशीन था और एक लेबर था, और टोटल हम कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 100। सपोज हम 100 मतलब कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, 100 कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे एक मशीन और एक लेबर के ज़रिए, ठीक है। अब हम क्या किए, हम अपना इनपुट डबल कर दिए, 100% इनपुट बढ़ा दिए। जैसे कि एक लेबर एक मशीन था, अब क्या हो गया, 2 लेबर 2 मशीन हो गया। हम इनपुट को डबल कर दिए, 100% अपना इनपुट बढ़ा दिए। तो हम जब एक मशीन एक लेबर से 2 मशीन 2 लेबर किए, तो आउटपुट पहले मेरा 100 पीस प्रोड्यूस हो रहा था, अब क्या हुआ, मेरा 250 पीस प्रोड्यूस हुआ। हम अपना इनपुट को डबल किए, एक मशीन एक लेबर से 2 मशीन 2 लेबर किए, और आउटपुट मेरा 100 से 200 नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो गया, 250 प्रोडक्शन हो गया, 100 से 250 हो गया। तो इनपुट डबल किए लेकिन आउटपुट डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जितना हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या हुआ, हम इनपुट 100% बढ़ाएं और आउटपुट मेरा कितना बढ़ा है, 70%। मतलब हम जितना इनपुट बढ़ाए हैं उसके मुकाबले आउटपुट कम बढ़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए आप कि पहले हम लोग के पास एक मशीन एक लेबर था, आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा था, कितना कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग, सपोज 100 शर्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, 100 शर्ट एक लेबर और एक मशीन से। उसके बाद क्या हुआ कि हम अपना इनपुट 100% बढ़ाए हैं, ठीक है। तो इनपुट 100% बढ़ाए मतलब इनपुट को डबल कर दिए। एक मशीन एक लेबर था, अब क्या हो गया, 2 मशीन 2 लेबर हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन मेरा जब एक मशीन एक लेबर से 2 मशीन 2 लेबर हुआ, तो प्रोडक्शन मेरा 100 शर्ट था, अभी 200 नहीं हुआ। इनपुट डबल किए तो आउटपुट मेरा डबल नहीं हुआ, 100 से 200 नहीं हुआ बल्कि 150 हुआ। हम इनपुट को डबल किए, लेबर मशीन को डबल किए, लेकिन मेरा शर्ट जो है पहले 100 पीस प्रोड्यूस हो रहा था, अब 200 पीस नहीं हुआ बल्कि 150 हुआ। प्रोडक्शन मेरा कम बढ़ा, जितना हम इनपुट बढ़ाएं उसके मुकाबले आउटपुट मेरा कम बढ़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और लास्ट जो है वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब हुआ जितना हम इनपुट बढ़ाए हैं उतना आउटपुट बढ़ा। इनपुट अगर हम 100% बढ़ाएं, आउटपुट भी मेरा 100% बढ़ा, ये बराबर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब इसमें क्या है, जैसे कि सेम एग्जांपल आप ले लिए, मेरे पास एक मशीन था एक लेबर था, ठीक है, और 100 शर्ट हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अब क्या किया, हम 2 मशीन 2 लेबर कर दिए, तो उसके वजह से मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ, 200 शर्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर हम इनपुट अपना डबल कर रहे हैं, मशीन लेबर डबल कर रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्शन शर्ट का भी डबल हो गया। तो ये जितना हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो ये 3 तरह का रिटर्न्स टू स्केल होता है।
और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं उसके लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमीज मतलब एडवांटेज, फायदा। यहाँ पर ये तो फायदा ही मिल रहा है ना, जितना हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आउटपुट मिल रहा है, तो ये तो फायदा हुआ। तो इकोनॉमीज मतलब होता है फायदा। अगर हम इस स्केल ऑफ प्रोडक्शन अपना बढ़ाते हैं तो क्या फायदा हमको मिल रहा है, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो रिटर्न हमको डिक्रीजिंग मिलता है, तो ये नुकसान हो गया। इसको हम लोग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। डिस इकोनॉमीज मतलब हो रहा है डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान। तो हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से कुछ नुकसान हमको होता है। तो इसका वजह जो है ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसा क्यों होता है कि मतलब इनपुट जितना बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ रहा है। और इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट हम जितना बढ़ा रहे हैं आउटपुट कम बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका भी वजह हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही है। स्टार्ट करें। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, जो हम लोग लास्ट टॉपिक में हम लोग देखे थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वही टॉपिक यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इकोनॉमीज मतलब होता है एडवांटेज, फ़ायदा, ऑफ स्केल मतलब ज़्यादा स्केल में अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब यहाँ पर मतलब ज़्यादा, पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन हम बढ़ा दिए तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये भी दो तरह का इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, एक इंटरनल इकोनॉमीज होता है और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज होता है। पहले हम बात करें इंटरनल इकोनॉमीज का, मतलब मेरा फैक्ट्री है, ठीक है, अब हम उसमें अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम बताएं कि पहले मेरे पास कम मशीन था, कम लेबर था, कम रॉ मटेरियल, हर चीज़ मेरे एक फैक्ट्री था। अभी हम सब कुछ बढ़ा दिए, ज़्यादा मशीन है, ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा फैक्ट्री है, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने का हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ फ़ायदा है इसका, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा है वो है मार्केटिंग इकोनॉमीज़। सबसे पहला चीज़, अगर हमको गुड्स अगर प्रोड्यूस करना है तो हमको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो अगर मेरा प्रोडक्शन कम है तो हम कम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया, मेरे पास 4 मशीन नहीं है, अभी 10 मशीन है, ज़्यादा लेबर है, तो हमको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो रॉ मटेरियल भी सबसे पहले हम ज़्यादा खरीदेंगे। और अगर हम ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो अगर हम बल्क पे रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, हमको ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमको सस्ता में, हमको डिस्काउंट पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा। सपोज हमको कपड़ा बनाना है और हम गए कॉटन खरीदने के लिए, उसके लिए रुई खरीदने के लिए गए, क्योंकि रुई से कपड़ा बनेगा। पहले हम कम रुई कम कॉटन खरीदते थे, ठीक है, पहले हम कम कॉटन खरीदते थे, और अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से बहुत ज़्यादा कॉटन खरीदना पड़ेगा। तो हम जाएंगे सप्लायर के पास और उसको बोलेंगे कि हम तो अब पहले से ज़्यादा खरीद रहे हैं, आप हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी हम आपसे इतना ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अगर अभी हमको डिस्काउंट मिला तो यानी कि मेरा कॉस्ट क्या होगा, ये कपड़ा को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट घट जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल मेरा सस्ता में आ रहा है। तो जो भी प्रोड्यूसर ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस करता है, वो जब भी रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसको उस पर डिस्काउंट मिलता है। वो मान ले रहे हैं कि ट्रक पे उसका माल जा रहा है, ठीक है, तो ट्रक का जो कंपनी है वो उसको डिस्काउंट देगा। ठीक है, कि आपका पहले कम जाता था, 1 ट्रक माल जाता था, अभी 4 ट्रक जा रहा है, ठीक है, आपको डिस्काउंट हम देंगे। ठीक है, तो हर जगह उसको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उसका बल्क पे ज़्यादा काम हो रहा है। ज़्यादा काम होने से जिसको ज़्यादा काम होता है उसको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिलता है, कुछ एक तो उसका प्राइस को कम कर दिया जाता है, दाम कम कर दिया जाता है। तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग इकोनॉमीज। ये क्या चीज़ का फ़ायदा हमको मिला, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा मिला, ज़्यादा प्रोड्यूस करने का फ़ायदा मिला। और यही इसका मतलब है इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज मतलब हो रहा है कि अपना इंटरनल फर्म का साइज़, अपना अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं, अपना फैक्ट्री का साइज़ को बढ़ा रहे हैं, कि अभी 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो गया, 4 मशीन से 10 मशीन हो गया, लेबर जो है आपका 10 लेबर से 30 लेबर हो गया, तो अपना हम फर्म का साइज़ को अगर बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री का साइज़ को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये हमको फ़ायदा मिल रहा है मार्केटिंग इकोनॉमीज़, कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है, मेरा कॉस्ट घट जा रहा है। मेरा कॉस्ट घटने से हम और सस्ता में अपना गुड्स सेल कर सकते हैं, और जब सस्ता में गुड्स अपना सेल करेंगे, अपना सस्ता में माल बेचेंगे, तो मेरा गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये बेनिफिट है। दूसरा एडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो फिनेंशियल इकोनॉमीज़, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा। पैसे से क्या रिलेटेड फ़ायदा है कि हमको जब भी बिज़नेस करना रहता है, तो जो भी चीज़ हमको खरीदना है, रॉ मटेरियल, कॉटन खरीदना है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मशीन खरीदना है, तो उसके लिए बहुत कोई क्या करता है, इतना कैपिटल तो सबके पास होता नहीं है, तो सब बैंक से लोन लेता है। तो बैंक से जब लोन लेता था, पहले फॉर एग्जाम्पल मेरा जब प्रोडक्शन कम था, तो हमको ज़्यादा लोन बैंक से ज़रूरत नहीं पड़ता था, मे बी हमको ज़रूरत पड़ता होगा 5 लाख रुपया का,
बैंक से हम लोन ले लिए, ठीक है, 5 लाख रुपये का। तो बैंक हमको कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, 15% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया मान लीजिए, ठीक है। अब जो है मेरा जैसे पहले का मुकाबला, पहले हम 5 लाख रुपये का लोन चाहिए था, अभी हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, मेरा 1 से 2 फैक्ट्री हो गया, तो अब मेरा लोन का जो ज़रूरत है हमको 20 लाख रुपये का ज़रूरत है, लोन का 20 लाख रुपया कैपिटल का दरकार है हमको, ज़्यादा मशीन चाहिए, सब चाहिए, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। तो इतना कैपिटल हम कहाँ से लाएंगे, बैंक से लोन ली। तो बैंक से जब 20 लाख रुपये का लोन लेंगे तो बैंक बोला ठीक है आप इतना ज़्यादा हमसे लोन ले रहे हैं, आप तो रिटर्न कर देते हैं पैसा, आपका अच्छा बड़ा आपका फर्म है, अच्छा बिजनेस है आपका, ठीक है, तो हम आपको जो है कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देंगे, आपको 15% में नहीं 10% में लोन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा, इससे हमको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जा रहा है, क्योंकि हम लोन ज़्यादा ले रहे हैं। अब वो 20 लाख का 10% उसका ऐसे भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा बैंक का, तो ऑटोमेटिकली हमको अगर हम ज़्यादा लोन लेंगे तो मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिल गया। तो इसलिए जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होता है, वो जो लोन लेता है बैंक से तो बहुत ज़्यादा लोन लेता है, तो ऑलरेडी बैंक क्या होगा, बैंक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है मल्टीनेशनल कंपनी को लोन देने से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी रखेगा तो इतना ज़्यादा लोन पे उसको जो मिल रहा है तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है उसको, अच्छा खासा उसका इनकम हो जाता है बैंक का। तो इस वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की वजह से हमको क्या होगा, मेरा कम इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिल जाएगा। तो मेरा अगर कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल गया तो क्या होगा, हमको इसको हम बोल सकते हैं कि हम मेरा गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट मेरा घट गया, तो यही मेरा फ़ायदा है, ठीक है। ये एक बेनिफिट हो गया इंटरनल इकोनॉमीज जो हम लोग बोलें। तो अब जो है हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हैं, तो इसका मतलब हम क्या लिखे हैं, एडवांटेज ऑफ लार्ज मार्केट, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है ये अपना फैक्ट्री का साइज हम नहीं बढ़ा रहे, अपना फार्म का साइज हम नहीं बढ़ा रहे कि एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कर लिया, 4 मशीन से 10 मशीन, ये ऐसा कुछ नहीं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है कि मार्केट का साइज बढ़ रहा है। पहले मार्केट का साइज बहुत छोटा था मान लिए, अब देख सकते हैं हम यहाँ पर 4 सर्कल किए हैं, ये 4 सर्कल क्या है, मतलब ये 4 फर्म था मार्केट में, पूरा मार्केट में जो है सिर्फ 4 फर्म था, 4 कंपनी था जो गुड सेल कर रहा था, ठीक है। मान लिए आप ऑटोमोबाइल कंपनी मान लिए कि सिर्फ 4 कंपनी है जो गाड़ी बना रहा था, बाइक गाड़ी ये सब बना रहा था, कार बना रहा था, ठीक है, सिर्फ 4 कंपनी था वहाँ पे। तो मार्केट का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। तो जब मार्केट का साइज बढ़ता है तो बहुत सारा बेनिफिट हमको मिलता है। तो सबसे पहले क्या बेनिफिट अभी हमको नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट में अगर 4 फर्म है तो, ठीक है, हाँ उसमें से मेरा भी एक फर्म है और मेरे अलावा और 3 फर्म है। तो मार्केट का साइज जब छोटा है तो क्या बेनिफिट हमको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर ये जो 4 फर्म है, मार्केट इतना छोटा है, तो अब बताइए यहाँ पर काम करने के लिए ये एरिया पे, इस जगह पे लेबर्स क्या जो अच्छा स्किल्ड लेबर होता है, जिसको इकोनॉमिस्ट हो गया, तो ये लोग कभी जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए। वहाँ पर देखिएगा 4 ही कंपनी है, फ़ायदा क्या होगा वहाँ पर जाके, वहाँ पर जॉब का चांसेस कम है, उतना मतलब कंपनीज है नहीं यहाँ पे। जाहिर जैसे कि हम लोग बैंगलोर जाने का सोचते हैं, क्यों, बैंगलोर में हमको पता है कि अगर हम जाएंगे तो हमको जॉब्स मिल ही जाएगा, बहुत सारी कंपनी है वहाँ पे। तो इस जगह पर कौन जाने मांगेगा, कोई लेबर्स जाने मांगेगा कि अच्छा कोई वर्कर्स जाने मांगेगा। यहाँ पर तो 4 ही कंपनी, मार्केट तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो कोई नहीं जाने मांगेगा। लेकिन अगर ये मार्केट बड़ा होता है, यहाँ पर कोई स्किल्ड लेबर जाने नहीं मांग रहा, लेकिन अब मार्केट बड़ा होता है, कैसे बड़ा हो गया, पहले 4 फर्म था, अभी क्या हो गया, अभी बहुत सारा फर्म हो गया, 20 फर्म हो गया, ठीक है। तो कोई भी जो स्किल्ड वर्कर्स होगा, जो पढ़ा लिखा वर्कर होगा, वो सोचेगा तो यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारा कंपनीज है यहाँ पे, तो यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ पर तो जॉब मिल जाएगा। तो अच्छा जो पढ़ा लिखा वर्कर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ठीक है, फिर इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जो कंपनीज में जिसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो बहुत सारा वर्कर्स उठ के जाएगा इस एरिया पे, ठीक है, काम करने के लिए। तो ये कंपनीज को क्या होगा, अच्छा वर्कर्स मिलेगा, ठीक है, पढ़े लिखे वर्कर्स मिलेंगे। पहले मेरा भी यहाँ पर एक कंपनी था, कोई वर्कर्स देख रहे, अच्छा वर्कर्स नहीं आ रहा है। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा वर्कर मेरे पास आ रहा है, एकदम जो पढ़ा लिखा, बहुत इंजीनियर, अच्छा जगह से बीटेक किया हुआ इंजीनियर है, ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं मेरा जगह पे काम करने के लिए, मेरे कंपनी पे। पहले जो हमको वर्कर्स नहीं मिल रहा था, अभी अच्छा वर्कर्स मिल रहे हैं, और अच्छा वर्कर होने से क्या होता है, प्रोडक्शन और अच्छा होता है, आउटपुट बढ़ जाता है, बेनिफिट होता है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है अच्छा कंपनी को। तो ये हमको फ़ायदा मिला। किस लिए फ़ायदा मिला कि पूरा मार्केट एक्सपैंड किया है। मार्केट पहले बहुत छोटा था, पहले 4 ही फर्म था, अभी 20-25 फर्म हो गया, तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिला, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा लेबर्स यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आ रहे थे।
अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट एक्सटर्नल इकोनॉमीज का, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। एंसिलरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? ऐसा इंडस्ट्रीज जो मेन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक कार का कंपनी है, ठीक है, तो कार का कंपनी मेन कंपनी है, और ये मेन कंपनी को जो छोटा मोटा कंपनी है टायर सप्लाई कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए होंडा कंपनी है जो कार बनाता है, ये होंडा कंपनी को बहुत सारा जो छोटा मोटा सप्लायर है, टायर है, कार का ग्लास है, अलग अलग पार्ट्स है, वो लोग सप्लाई करता है होंडा कंपनी को। और होंडा कंपनी क्या करता है, जितना भी कार का पार्ट्स है उसको जोड़ के कार बना देता है, ठीक है। तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं ऐसा इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब सोचिए, जैसे पहले ही का एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान ली सिर्फ 4 फर्म था, मेरा एक फर्म था, उसके अलावा और 3 फर्म यहाँ पर है, और उस वजह से हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए, हमको टायर और अलग अलग कार का पार्ट्स चाहिए, तो कोई भी एंसिलरी इंडस्ट्री, मेरा यहाँ पर एंसिलरी इंडस्ट्री भी बहुत कम है जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करे, तो वो हमको महंगा में रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है, वो हमको महंगा में रॉ मटेरियल दे रहा है, क्योंकि और कोई एंसिलरी इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पे, तो हमको मजबूरी में उसी से लेना पड़ रहा है, उसी से कार का पार्ट्स और टायर और अलग अलग चीज़ लेना पड़ रहा है, इंजन सब कुछ जो है उससे लेना पड़ रहा है, ठीक है, मजबूरी में। और वहाँ पर ज़्यादा एंसिलरी इंडस्ट्री खुल भी नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि 4 फर्म है, हम आके बेचेंगे किसको, यही 4 फर्म को बेचेंगे, मेरा तो ज़्यादा वहाँ पर सेल नहीं होगा। ज़्यादा फर्म रहता तो बात अलग था, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट पूरा एक्सपैंड कर गया, 4 फर्म के जगह बहुत सारा फर्म्स हो गया, यहाँ पर 20-25 फर्म हो गया। अब क्या होगा, उसके वजह से बहुत सारा एंसिलरी इंडस्ट्री देखेगा, यहाँ तो मार्केट बहुत बड़ा है, हम अगर रॉ मटेरियल बनाएंगे, हम अगर टायर और कार का अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है, तो आराम से हम सेल कर सकते हैं, इतना सारा फर्म है। तो क्या होगा, सब मार्केट एक्सपैंड करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारा, जो पहले एंसिलरी इंडस्ट्री कम था, बहुत सारा एंसिलरी इंडस्ट्री भी खुल जाएगा, बहुत सारा फर्म खुल जाएगा जो मेन कंपनी को, कार का जो कार बनाता है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, उसको टायर और उसका जो ग्लास, उसका जो भी बॉड्स, इंजन पार्ट और जो भी कार का पार्ट्स है वो सब सप्लाई करके देगा। तो अब क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ एंसिलरी इंडस्ट्री सिर्फ 2 इंडस्ट्री था, 2 फर्म था, ठीक है, 2 फर्म क्या कर रहा था, ये 4 फर्म को बहुत महंगा में बेच रहा था सब कार का पार्ट्स। अब क्या हुआ, इतना सारा जब हो गया, तो अब अगर मेरा फर्म है, हम आके इससे रॉ मटेरियल मांगेंगे तो ये हमको महंगा में नहीं दे सकता, क्योंकि ये लोग का इसमें कंपटीशन बढ़ गया, अगर एक महंगा में देगा अब दूसरा से खरीद लेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि पूरा मार्केट एक्सपैंड किया। तो इससे बेनिफिट मेरा क्या हुआ कि रॉ मटेरियल हमको सस्ता में मिल जा रहा है, कार का पार्ट्स जो है हमको सस्ता में मिल जा रहा है, तो ये हमको बेनिफिट हुआ। जैसे कि हम लोग देखें, इसका मतलब होता है एडवांटेज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज मतलब हो रहा है एक्सटर्नल मार्केट, इंटरनल मतलब मेरा फर्म का साइज जो यहाँ पढ़े थे हम लोग, एक्सटर्नल मतलब पूरा मार्केट मेरा बाहर, मेरा मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर हो गया ना, तो पूरा बाहरी हिस्सा, डेट मीन्स पूरा मार्केट अगर एक्सपैंड करता है तो उससे हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब फायदा हमको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो होता है डिसएडवांटेज। अगर एक इंटरनल डिस इकोनॉमीज और दूसरा है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग फर्म का साइज बढ़ाते हैं या मार्केट का साइज बढ़ता है तो उससे नुकसान क्या होता है फर्म को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग एक्चुअली डिस इकोनॉमीज मतलब जैसे आप लोगों को समझ में आया, डिसएडवांटेज नुकसान है स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस वजह से नुकसान होता है अगर हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या मार्केट का साइज अगर बढ़ता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये नुकसान होता है। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।